की, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कोशिश की एक वक्त के ऊपर, उनकी बात को भी नहीं माना गया। असल में वो अफराद का तो एक ही नजरिया था, क्योंकि इस्लाम तो इस चीज की इजाजत देता नहीं है जो वो करने जा रहे थे। वहां पर दहशतगर्द लोग मौजूद थे, और जो वहां के जो चंद अफराद वहां पे ऐसे भी मौजूद थे जो मदरसे के थे पहले से पहले, जिनके पास हॉल था, उनकी तो कोई सुनी नहीं जा रही थी। बेसिकली वो की बात को किसी तरफ लगने नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से मजबूरन हुकूमत को यह कदम उठाना पड़ा। और यह बात बिल्कुल गलत है, और सदर परवेज मुशर्रफ साहब ये बात कह चुके हैं। वहां पे 154 आपने बात की है, गालिबन वहां पे 89 से ज्यादा कोई आदमी नहीं है। उन्होंने ये बिल्कुल दावा भी किया है, उन्होंने ये कहा भी है कि आप वहां पे बकायदा ये चेक कर लिया जाए, वहां पे टीम बना दी जाए, 89 अफराद के अलावा वहां पे कोई बच्चा और कोई औरतें वहां पे। लाल मस्जिद के बाद या तो फिर वो एक कमेटी बनाते और एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाते जो है पूरी इस ऑपरेशन पे इंक्वायरी करते, क्योंकि जो हमारे पास फिगर है 154 है, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल है जो उस शहीद हो गए। गवर्नमेंट नहीं, तो अब भी बनाई जा बना ले। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब ये लाल मस्जिद का इशू हो रहा था तो क्या उस वक्त हुकूमत सो रही थी? उस वक्त जब दहशतगर्द आ रहे हैं और वहां पे ठिकाना बना रहे हैं और वहां पे जदीद असला आ रहा है और वहां पे पैसे आ रहे हैं, और जो उस वक्त जो क्लरिक था जो अब्दुल अजीज, वो जो है वो पूरे उसने लाल मस्जिद पे हम जो है कब्जा किया हुआ है। तो इतनी देर इस बात को लंबा कर देना, और उसके बाद फिर बाद में कमेटी नहीं बनी, उसके एक शफाफ तरीके से पूरा ऑपरेशन नहीं हुआ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एक मैं कॉल लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं ख्वाजा बोल रहा हूँ जी, मैनचेस्टर से। जी ख्वाजा साहब फरमाइए। सबसे पहले तो मैं आपके मेहमान को सलाम पेश करता हूँ। साहब हेलो। जी जी जी, आपको जल्दी सवाल पूछें। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर देखें आप मौजूदा हालात जो मुल्क के हैं, कितनी दहशतगर्दी है। बेशक ये पहले भी थी, मुशर्रफ के दौर में भी, मगर इतनी नहीं थी। और जो अवाम इस वक्त जो पिस रही है महंगाई के इस हालात में, कम अज कम उस वक्त मुशर्रफ के दौर में ये चीज तो नहीं थी ना। अगर मुशर्रफ साहब सियासत में आ रहे हैं तो ये एक उनका आसान कदम है, और आम लोग इसको वेलकम कहते हैं कि वो सियासत में आए और अपना किरदार अदा करें, ताकि अवाम जो इस वक्त महंगाई में और दहशतगर्दी पे पिस रही है और घरों से निकलने से कासिर है, उनको ये नहीं पता कि वो कल को घर पे वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस वक्त में हम तो यही चाहते हैं कि मुशर्रफ साहब जो है वो बेहतर क़यादत कर सकते हैं बनस्बत जो मौजूदा क़यादत है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। जी देखिए, आपने बात की अभी तक पहला वोट था आपका। अच्छा, जहां तक आपने बात की खुदकश हमलों की, खुदकश हमले अगर आप इसकी गहराई से इस चीज को देखें, ये जो लोग करने वाले खुदकश हमले हैं, ये आपने देखा होगा जब रूस के साथ जंग थी अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका के उस वक्त अपने मफादात थे, उस वक्त तो इन लोगों को, इन अफराद को सपोर्ट किया गया और ये बड़ी तादाद में इनको असला भी दिया जाता रहा, सब कुछ होता रहा। उसके बाद फिर वहाँ पे तन्हा इनको छोड़ दिया गया। हमारा कुछ, आपको भी पता है, बहुत बड़ा एक हिस्सा हमारा बॉर्डर लगता है उनके साथ, ठीक है, सरहदें हमारी मिलती हैं। उन लोगों को तन्हा छोड़ना, फिर वो लोग पाकिस्तान भी आते रहे और उनके पास असला भी था, सब कुछ उनके पास था। और जारी बात है हमारी सरहद जो थी वो इंडिया के साथ भी मिलती थी, और हम दोनों साइडों के ऊपर ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि हम अपनी फौजों को वहां पे लगाते कोना हालात में। तो मेरा कहने का मतलब है, ये तो आंसर जो है ये तो वहां से शुरू है, ये तो उस वक्त से शुरू हुआ है, और वो पलता रहा। और जब अमेरिका के 9/11 का वाकया हुआ तो उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की है। तो अमेरिकन को जो सजा 9/11 के मौका पर होनी थी इस बात की वजह से, मगर उससे ज्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ा। वो लोग पल चुके थे, इससे पहले उनको जो भी हुकूमतें हैं उन्होंने रोकने की कोशिश ही नहीं की थी, और उसका रिएक्शन बिल्कुल हो रहा है, वो कर रहे हैं। मगर आप देखें कि अगर ये इकदाम गलत था परवेज मुशर्रफ का, नंबर 1 तो खुदकश हमले उनके दौर से शुरू नहीं हुए, ठीक है, ये बात तो तय है। वो जो लोग तो करने वाले हैं वो रूस की जंग के बाद खुदकश हमले जो है पाकिस्तान में उनके दौर से शुरू हुए हैं, उनके दौर से पहले
उससे पहले इराक में भी होते रहे हैं, बहुत सारे इससे पहले भी वाकयात ऐसे हुए हैं, लेकिन मगर वो ये नासिर का तल्लक तो वो ही था ना जहादी। हम तो इराक से भी आगे निकल गए इस मामले में, खुद के हमले में। देखिए इसलिए आप आगे निकल गए हैं कि आपको रूस की जंग के बाद वो एक बड़ी तादाद थी जो आपके मुल्क में आबाद हुई थी, उनको आपने तनहा छोड़ा, और जो उसके बाद हुकूमतें आई हैं उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, और वो एक सतह के ऊपर पलते रहे, और कबालियों का अपना एक सिस्टम था, उस सिस्टम की वजह से उन्हें सपोर्ट भी होती रही, और वो वहां पे लोग वो आबादकारी हुई, उनकी शादियां हुई, वो वहां पे पलते रहे, और उसका रिएक्शन तो आपको होना ही था। जब एक सारी दुनिया एक तरफ आपके साथ मुखालफत में खड़ी थी, पाकिस्तान के पास तो कोई रास्ता नहीं था, खाली बड़के लगाने से तो मुल्क को नहीं चलाया जा सकता, मुल्क को चलाने के लिए आपको रियलिटी को तो देखना होगा, जो उस वक्त फैसला था उसकी आपको कुर्बानी तो देनी है अब, मगर पाकिस्तान को बचाना जरूरी है, और उसके बचाने के लिए जो बेहतर था, जो पाकिस्तान के मुफाद में था, जो पाकिस्तान के लिए जरूरी था, वो कदम उठाया गया, और ये बात हकीकत है। अगर वो कदम गलत था तो मौजूदा हुकूमत को ये पॉलिसियां क्यों नहीं छोड़ रही, खारजा पॉलिसियां क्यों नहीं बदली जा रही। ठीक है, सरदार साहब एक कॉल लेते हैं, फिर मेरा दूसरा सवाल आपसे, क्योंकि जो इल्जामात है इसकी फहरिस्त थोड़ी सी कुछ लंबी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं आसिफ शहजाद बोल रहा हूँ वोल्थमस्टो से। जी 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 बताइए। तो सर मेरी अर्ज यह है कि मैंने आपका अभी प्रोग्राम सुना है, तो पहले तो मैं सरदार साहब को सलाम पेश करता हूँ, तो आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने मौका दिया। तो सर बात यह है कि जो देखो ये जो लाल मस्जिद का है या ये लोग काले कर रहे हैं, जो मुशर्रफ साहब का दौर गुजरा है वो एक सुनहरी दौर था, और हमारे मुल्क में जिस तरह हालात जा रहे हैं, जो ये चोर कत्ते लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह ये मुल्क को लूट रहे हैं, और हमारे बच्चे और हमारे कोई इंडस्ट्री कोई चीज ऐसी नहीं रही कि जिसको हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। यार हम तो आप बाहर निकलने से, हम यहाँ से खास करके हम जो ओवरसीज से पाकिस्तान जाते हैं, हमारे बच्चे जाने से पाकिस्तान का जब नाम लेते हैं तो हमारे बच्चे डरते हैं, बोलते हैं हम पाकिस्तान कैसे जाएंगे। तो यार वो दौर था जो आज मुशर्रफ को अवाम याद कर रही है। यकीन जानो कि जितनी अवाम इंतजार कर रही है कि ये शख्स सिर्फ हमारे मुल्क को आगे लेके जा सकता है, और मेरे ख्याल में हमारे पास ऐसी अब लीडरशिप नहीं है कि जो इस मुल्क को आगे लेके जाए। ठीक है आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और कई चीजें जो हमने कवर करनी है आज हमारे पास। देखिए मैं एक सरदार साहब बात मैं करना चाहूँगा। हाँ जी प्लीज। देखिए हमारे बहुत भाइयों के अपने एक जज्बात हैं, मगर उन्हें चंद चीज़ों को मद्देनजर रखना है। हमारे भाइयों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए सबसे पहले कि जब सदर मुशर्रफ ने मुल्क का निज़ाम संभाला था, उस वक़्त मुल्क की सूरत हाल क्या थी, उस वक़्त हमारी इकनॉमिक जो है वो कहाँ पे खड़ी थी, माशरती सूरत हाल उस वक़्त कहाँ पे थी। आप देखें उस वक़्त पाकिस्तान की GDP अराउंड अबाउट 2% थी उस वक़्त, और उस मंथ की तनख्वाह हमने मिस्र के एक ताजर से कर्जा लेके मुल्क में दी जा रही थी, और मुल्क आपको कर्जे देने के लिए तैयार नहीं था। IMF की किस्तें वहां की वहां पड़ी हुई थी। मुल्क की सूरत हाल ये थी कि खजाना आपका खाली था, और यह बात आप भी जानते हैं, यह मीडिया में भी आ चुकी है, मुल्क को दिवालिया करार दिया जा रहा था। और इस सूरत हाल में जब सदर मुशर्रफ ने, मैं अपने उन भाइयों से पूछता हूं कि जब सदर मुशर्रफ ने मुल्क को छोड़ा है, उस वक्त GDP जो थी वो 7.2 थी, राउंड अबाउट 2 मियां नवाज शरीफ के दौर में थी जब उन्होंने संभाला, और जब उन्होंने छोड़ा वो 7.2 थी। इकोनॉमी डेफिनेटली दैट वाज अ प्लस पॉइंट। इसमें तो बिलियंस डॉलर आपके रिजर्व वहां पे मौजूद थे। जी मुशर्रफ, तो मैं ये पूछता हूं कि उस मुझे सरदार साहब आई एग्री विद यू, जो उनका इकोनॉमी था दैट वाज अ प्लस पॉइंट मुशर्रफ रिजीम का, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में यही चीज है। ठीक है, एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? हेलो जी कौन साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नजाकत हुसैन शाह वॉकिंग से जनाब। जी नजाकत साहब बताएं क्या सवाल है आपका? सरदार साहब को सलामात, और बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। सरदार साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो बहुत अच्छी है। एक साथी ने कॉल करके ये कहा था कि